हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 34 को और मार्शियल लॉ को। ये दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। तो आज के लेक्चर में हमें जानने को मिलेगा कि मार्शियल लॉ क्या होती है, वो नेशनल इमरजेंसी से कैसे डिफरेंट होती है, और आर्टिकल 34 में पार्लियामेंट को मार्शियल लॉ से जुड़े हुए कौन से पावर्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर। आप लोगों को बता देता हूँ लेक्चर के स्लाइड्स आपको कहाँ से मिलेंगे। आपको पता है टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद ये है मेरी ऑफलाइन क्लासेस का नोटिफिकेशन। आप लोग इस नंबर पर कॉल करके ऑफलाइन क्लासेस की डिटेल्स ले सकते हैं। दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। यहाँ पर जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं कि मार्शियल लॉ होती क्या है। देखिए, ये कंसेप्ट जो है वो हमने इंग्लिश कॉमन लॉ से उठाया है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली मार्शियल लॉ की डेफिनेशन नहीं दी गई है। ये नहीं बताया गया है कि एग्जैक्टली आप मार्शियल लॉ किस चीज को बोलेंगे, या फिर जब मार्शियल लॉ लगेगी तो एग्जैक्टली आपको क्या करना होगा। इस चीज के बारे में कहीं पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं बताया गया है। अगर हम आम भाषा में समझें तो मार्शियल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री रूल, यानी कि आर्मी का कानून, यानी कि जो सेना है उसका जो है वो शासन आ गया है। सेना जो है वो अब उस एरिया के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, उस एरिया के ऊपर रूल करेगी। ऐसा सेना क्यों करती है? ऐसा सेना जब करती है जब उस एरिया का जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, उस एरिया की जो कानून व्यवस्था होती है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो यानी कि लोक प्रशासन जो होता है उस एरिया का, वो चरमरा जाता है, वो अस्त व्यस्त हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो उस केस में सेना अपने हाथ में कंट्रोल ले लेती है। किस केसेस में ऐसे कौन सी सिचुएशन हो सकती है, ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जहाँ पर लोक प्रशासन अस्त व्यस्त हो जाए, कानून व्यवस्था बिगड़ जाए? जैसे वॉर लाइक सिचुएशन है, या इंसर्जेंसी जैसी सिचुएशन, यानी कि विद्रोह जैसी सिचुएशन बन जाती है उस पर्टिकुलर एरिया में। लोग किसी बात से नाखुश थे, वो सिविल अथॉरिटी से खिलाफ हो जाते हैं और प्रोटेस्ट, हिंसक प्रोटेस्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटेस्ट हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मार्शियल लॉ जो है वो लगाया जा सकता है। इसमें क्या करा जाता है, सभी तरह की सिविल लिबर्टीज ले ली जाएंगी, सभी तरह की सिविल लॉज को जो है खत्म कर दिया जाएगा, और आर्मी अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करेगी, आर्मी अपने तरीके से कानून व्यवस्था को स्थापित करेगी। और वो मार्शियल लॉ जब तक उस एरिया में रहेगी तब तक, जब तक कि फिर से जो कानून व्यवस्था है आपकी उसको पुनर्स्थापित नहीं कर दिया जाता, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को फिर से रीएस्टैब्लिश नहीं कर दिया जाता या रिस्टोर नहीं कर दिया जाता। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हमारे पास देख लेते हैं। एक्सप्रेशन मार्शियल लॉ हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको बताया। लिटरली इट मीन्स मिलिट्री रूल। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय द मिलिट्री अथॉरिटीज अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। यही मैं आप लोगों को बता रहा था। जो भी लोक प्रशासन है, जो भी वहाँ की जो कानून व्यवस्था है, उसको मिलिट्री अपने हाथ में ले लेती है, जो कि आम जो सामान्य कानून है उससे बिल्कुल अलग होगा। It does imply the suspension of ordinary law and government by military tribunals. It is different from military law that is applicable to the armed forces. ये उस मिलिट्री कानून से अलग होता है जो कि आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सनल्स होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस में काम करने वाले लोग जो होते हैं, उनके ऊपर जो मिलिट्री कानून लागू होता है ये उससे अलग होता है। वो एक अलग चीज है, और ये मिलिट्री लॉ या ये मिलिट्री रूल जो है वो एक डिफरेंट चीज है। उसके बाद जब मिलिट्री लॉ लगा हुआ होगा, जब मिलिट्री रूल लगा हुआ होगा, जब मार्शल रूल लगा हुआ होगा, तो उसके दौरान आर्मी जो है यानी मिलिट्री जो है वो क्या-क्या कर सकती है? वो जो सिविल राइट्स हैं आपके, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है या उनको नियंत्रित कर सकती है। एक चीज़ क्या कर सकती है? उनके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है या उन्हें नियंत्रित कर सकती है। और क्या कर सकती है? वो सज़ा भी दे सकती है, वो पनिश भी कर सकती है। उसके बाद वो क्या कर सकती है? वो डेथ पेनल्टीज़ भी दे सकती है। ठीक है? तो मार्शल लॉ के अंडर मिलिट्री के पास ये सारी पावर्स होती हैं। वो सिविल लिबर्टीज के ऊपर, सिविल राइट्स के ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है, उनको नियंत्रित कर सकती है, सिविलियंस को पनिश कर सकती है, और इवन उनको डेथ भी कर सकती है। उनको डेथ भी यानी डेथ पेनल्टी भी उनको दी जा सकती है। दूसरा क्या है? मार्शल लॉ कब लगाई जाती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में लगाई जाती है। देखिए, एक्सप्लिसिटली ये कहीं भी नहीं बताया गया है कि मार्शल लॉ कहाँ लगाई जाएगी, लेकिन आर्टिकल नंबर 34 जो है आपका, उसमें इम्प्लिसिटली ये बताया गया है। आगे हम आर्टिकल नंबर 34 का सब्जेक्ट मैटर पढ़ेंगे, वहां से ये चीज क्लियर हो जाएगी कि मार्शल लॉ किस किस तरह की सिचुएशन में लगाई जा सकती है। वॉर, इन्वेजन, इंसरेक्शन, रेबिलियन, रॉयट और वायलेंट रेजिस्टेंस टू अ लॉ, इस तरह की सिचुएशंस में मार्शल लॉ लगाई जा सकती है।
Its jurisdiction is to repel force by force, maintaining और restoring order in the society। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि सोसाइटी के अंदर जो ये इस तरह की जो सिचुएशन चल रही है, वॉर, इन्वेजन या विद्रोह जैसी सिचुएशन चल रही है, यानी लोग जो बल का प्रयोग कर रहे हैं उसको बल से खत्म करा जाए और फिर से कानून व्यवस्था को पुनर्स्थापित करा जाए, ये इसका सबसे बड़ा कारण होता है। अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों को बताई, सिविल लिबर्टीज छीन सकती है, पनिश कर सकती है, इवन डेथ पेनल्टीज भी दे सकती है मिलिट्री जो है, लेकिन हेबियस कॉर्पस जो है वो नहीं छीना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हेबियस कॉर्पस फिर भी इशू कर सकता है। इप्सो फैक्टो का मतलब होता है बी दी वेरी फैक्ट। क्या होता है, बी दी वेरी फैक्ट, और या फिर कह सकते हो आप एक्ट। ये जो है इप्सो फैक्टो के दो मतलब है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ डज नॉट इप्सो फैक्टो रिजल्ट इन द सस्पेंशन ऑफ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। मार्शल लॉ लगने से हेबियस कॉर्पस की रिट खत्म नहीं होती। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या था, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ। इसका मतलब क्या है, अगर आर्मी ने किसी पर्सन को पकड़कर डिटेन कर दिया बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी वारंट के, तो सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस इशू करके उस पर्सन को सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए कह सकता है। इसका मतलब ये है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ अंडर आर्टिकल 34 इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। कैसे डिफरेंस है, आइए देख लेते हैं। देखिए, जो मार्शल लॉ होती है वो केवल फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करती है, जबकि नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशंस हैं उनको इफेक्ट करती है, रेवेन्यूज के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करती है, लेजिस्लेटिव पावर्स जो सेंटर और स्टेट के बीच में है उन दोनों को भी इम्पैक्ट करती है, और पार्लियामेंट के टेन्योर को ये बढ़ा भी सकती है। नेशनल इमरजेंसी जो है ये क्या करती है, ये गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ को सस्पेंड कर देती है। इट कंटिन्यूज द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोड्स। नेशनल इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ कोड काम करते हैं, जबकि मार्शल लॉ के दौरान गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ कोड जो है वो काम नहीं करते हैं। इट इज इम्पोज टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ। ये कब लगाई जाती है, जब कानून व्यवस्था चरमरा जाती है तो मार्शल लॉ लगाई जाती है। इट कैन बी इम्पोज ओनली ऑन 3 ग्राउंड्स। कौन कौन से होते हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन। अगर इन तीनों में से कोई भी एक होता है तभी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, और ड्यू टू एनी अदर रीजन। ठीक है, इट इज imposed in some specific area of the country, it is imposed either in the whole country or in any part of the country। मार्शल लॉ कभी भी पूरे देश में नहीं लगाया जाएगा, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में लगा दिया जाएगा देश के। मान लीजिए जैसे जम्मू कश्मीर में यूजुअली कश्मीर वैली के अंदर कभी कभी मार्शल लॉ जैसी सिचुएशन बनाई जाती है, लगाई जाती है, उस तरीके से। इट हैज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इम्प्लिसिट। ठीक है, इसके कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये इम्प्लिसिटली डिफाइन है किसके अंदर, आर्टिकल 34 के अंदर। ऑन दी अदर हैंड, जितनी भी तरह की हमारी इमरजेंसी है, चाहे नेशनल इमरजेंसीज है, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी है, चाहे स्टेट इमरजेंसीज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली उनको क्लियरली डिफाइन करा गया है, उनके प्रोविजंस किस किस तरीके से होंगे और किन किन सिचुएशंस में वो लगाई जाएगी, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करा गया है। तो आइए फाइनली देख लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 34 क्या कहता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स conferred by this part while martial law is in force in any area। देखिए आर्टिकल 34 सीधा सीधा ये कहता है कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फंडामेंटल राइट्स वाला जो पार्ट है उसमें जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, तो अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ लगी हुई है और मार्शल लॉ के दौरान जो मिलिट्री पर्सोनल्स हैं या जो आर्म्ड फोर्सेस के जो अधिकारी हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस के जो एम्प्लॉयज हैं, अगर वो कोई एक्ट कर रहे हैं और उस एक्ट से किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है या फंडामेंटल राइट्स एब्रोगेट होते हैं या अब्रिज होते हैं, तो पार्लियामेंट उस चीज को वैलिडेट कर सकती है, पार्लियामेंट उस एक्ट को वैलिडेट कर सकती है, पार्लियामेंट उस एक्ट को सही ठहरा सकती है। ये कह सकती है कि वो जो मिलिट्री पर्सोनल है वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि कानून व्यवस्था को पुनर्स्थापित कर दिया जाए। आइए देखिए पढ़ लेते हैं, सब्जेक्ट मैटर पढ़ते ही ये चीज क्लियर हो जाएगी। Notwithstanding anything in the foregoing provision of this part मतलब पार्ट 3 की हम लोग बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट में बाय लॉ indemnify any person in the service of union or state or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force। इसका सीधा सा मतलब क्या है, इंडेमनीफाई एनी पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट ऐसे किसी भी पर्सन को इंश्योर कर सकती है जो कि मार्शल लॉ के तहत लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए या मेंटेन करने के लिए काम कर रहा है, ऐसे किसी भी पर्सन को
संघ या फिर राज्य, देखिए संघ या फिर राज्य जो है उसे क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। दूसरा क्या है, एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री विल मार्शल लॉ वाज इन्फो, और वैलिडेट, किस किस चीज को वैलिडेट कर सकती है, किस किस चीज को जायज ठहरा सकती है, जो मार्शल लॉ के दौरान सेंटेंस पास करे गए हैं, या उन्होंने जो पनिशमेंट्स दी हैं उनको, या फिर उन्होंने किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है, या किसी और चीज को उन्होंने जो है जब्त कर लिया। फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त कर लेना, किसी चीज को फॉरफिट कर लेना। और अगर अदर किसी तरीके का जो है उन्होंने एक्ट उस मार्शल लॉ के अंडर करा है, तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उन सबको सही ठहरा सकती है, और उस चीज को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं करा जा सकता। द एक्ट ऑफ इंडेमिनिटी मेड बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एनी फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब क्या है, सरकार ऐसे लोगों को जो इंश्योर कर रही है कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं मार्शल लॉ के तहत, उन चीजों को किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं करा जा सकता, ये कहकर कि ये तो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं, ये तो फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट करते हैं, या ये तो फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करते हैं। आई होप आप लोगों को मार्शल लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं या फिर जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए या अदर किसी तरीके के स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए, उन सब तक प्लीज इन लेक्चर्स को जरूर पहुंचाइए, प्लीज उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।